वंदे मातरम बच्चों। आज आप लोगों को 7वें लेसन का आर्थिक कारण, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक कारण पढ़ाना है। कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं और ऊंचे जन्म दर का महत्वपूर्ण कारण उसमें बता दिया था मैंने, सामाजिक कारण बता दिया था, सामाजिक परिबल बता दिया था। आज उसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक परिबल क्या होते हैं। बेटा आर्थिक परिबल अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। आर्थिक परिबल वो होता है, उसमें पॉइंट्स हैं, शिक्षा का नीचा स्तर जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है, आय का नीचा स्तर, इनकम जब कम होता है तो भी कहते हैं हमारे पास कम है, हमारे पास परिवार ही नहीं है, परिवार के सदस्यों की संख्या कम है। अगर कम रहेगा तो कमाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर कमाएगा कौन। इसलिए ऐसे मन में बातें रहती हैं कि जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण, अगर बाल मृत्यु दर वहाँ पे जहाँ पे ऊंचा पाया जाता है वहाँ पे आर्थिक परिबल अधिक होता है। अगली पॉइंट है अन्य परिबल। अन्य परिबल में जैसे ऊंची प्रजनन दर। दूसरी पॉइंट है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। ये सब बातें हैं आर्थिक परिबल में और अन्य परिबल में। बेटा आपको मैं पहला बता रहा हूँ कि शिक्षा का नीचा स्तर, पहली पॉइंट है आपकी, शिक्षा का नीचा स्तर आर्थिक परिबल में। शिक्षा का नीचा स्तर होता है तो जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हमारे देश की जनसंख्या क्या है, कितनी है, उससे उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उनका केवल यही होता है कि हमारे परिवार में सदस्य आने चाहिए, मतलब जनसंख्या होनी चाहिए बस। शिक्षा और जनसंख्या के बीच एक बहुत घनिष्ठ संबंध है बेटा, शिक्षा और जनसंख्या के बीच में। शिक्षा अगर अच्छी होगी जनसंख्या कम होगी, अगर शिक्षा कम होती है तो जनसंख्या ज़्यादा होती है। यह बात स्त्री शिक्षा से विशेष रूप से संलग्न है। पर्याप्त शिक्षण के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप परिवार का कद बड़ा रखने की ओर अधिक रुझान देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि छोटे परिवार का महत्व आसानी से समझा नहीं जाता। शिक्षा का अभाव के कारण छोटे परिवार का महत्व क्या होता है, छोटा परिवार हमारे लिए क्या अच्छा करता है, इसके महत्व को नहीं जान सकता। इसका परिणाम क्या निकलता है कि परिवार का कद बड़ा रखने की ओर अधिक रुझान देखने को मिलता है। हमेशा चाहते हैं कि बड़ा परिवार होना चाहिए, बड़े परिवार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा का स्तर और बालकों की संख्या के बीच अत्यंत व्यस्त संबंध होता है, जो संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। स्त्रियों की शिक्षा का स्तर और बालकों की संख्या, स्त्रियों की संख्या अगर कम होगी तो बालकों की संख्या ज़्यादा होगी, स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो बालकों की संख्या कम होगी। ये व्यस्त संबंध, उल्टा संबंध है। तो स्त्रियों को अगर शिक्षित किया जाएगा तो जनसंख्या कम होगी, लेकिन हमारे देश में स्त्रियों की संख्या साक्षरता में कम, स्त्रियों की साक्षरता कम है, जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। बच्चों, निरक्षर स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती हैं। जो निरक्षर स्त्रियाँ हैं, जिनकी पढ़ी लिखी नहीं हैं, और अगर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के साथ अगर तुलना किया जाता है तो निरक्षर स्त्रियां जो होती हैं वो अधिक बच्चे को जन्म देने की वृत्ति रखती हैं। यही संदर्भ अगर प्राथमिक शिक्षा से लिया जाए और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ तुलना किया जाए,
यही नियम वहाँ पर भी लागू होता है कि प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों की जन्म देने की वृत्ति अधिक होती है। इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ी लिखी स्त्रियाँ होती हैं, वहाँ पे जन्म दर कम पाया जाता है। इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। तो इस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि निरक्षरता और अल्प शिक्षा अगर है किसी देश में, निरक्षर लोग हैं, शिक्षा की मात्रा कम है या है तो बहुत कम है, तो वहाँ पे जन्म दर हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी बेटा। ये हुआ आपका शिक्षा का नीचा स्तर। आर्थिक परिबल, तो आखिर उनकी आर्थिक कारण क्या हो जाता है, गरीबी, उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है आर्थिक परिबल में। दूसरा पॉइंट है आय का नीचा स्तर, इनकम कम होगा, आय का नीचा स्तर। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों को जन्म देने की जन्म की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों को जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। अगर परिवार का कद नीचा हो, परिवार में सदस्यों की संख्या कम है, तो कहा जाता है बालकों का जन्म हो रहा है तो क्या कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पूंजी पैदा हुई है। आय का नीचा स्तर के लिए अधिक हाथ जगन्नाथ, कहा जाएगा जितने ही हाथ रहेंगे उतने ही ज़्यादा इनकम होगा, आर्थिक परिबल उतने ही ज़्यादा होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति उतना ही अच्छी होती है, लेकिन नहीं ऐसा है। इसी से वशीभूत होकर के, अधिक हाथ जगन्नाथ से वशीभूत होकर के लोग बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा ऐसी आशा रखते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो परिवार में आय बढ़ेगी। जब परिवार में सदस्य ही नहीं रहेंगे, बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तो आय कैसे बढ़ेगी। लेकिन इसका उल्टा होता है कि परिवार में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनका आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनका खर्च अधिक हो जाता है। आय का नीचा स्तर के कारण भी आर्थिक परिबल जिससे जनसंख्या बढ़ती है। आज भी देखा जा रहा है, चाय की लारी अथवा छोटे होटलों में रोजगार से जुड़े हुए बालकों को देखा जा सकता है। उनको कम पैसा देकर काम कराया जाता है, कम पैसे में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमारे देश की जनसंख्या अधिक पाई जाती है बेटा। तीसरी पॉइंट है इसका बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। बाल मृत्यु दर ऊंचा प्रमाण, तो बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं, जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। देखो, जन्म दर और मृत्यु दर आप लोगों ने पढ़ लिया, अब है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। बाल मृत्यु दर का मतलब होता है जीवित जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण किए बिना अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है बाल मृत्यु दर। इन बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाएगा। तो बाल मृत्यु दर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर का सवाल। बाल मृत्यु दर की परिभाषा भी याद करना आपको ज़रूरी है कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बालक अगर 1 वर्ष पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, 1 वर्ष की उम्र को पूर्ण करने के पहले ही उनकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसको ऊपर बोला जाता है बाल मृत्यु दर। 1000 में से प्रति 1000 जन्म लेने वाले बालकों में से 1 वर्ष को पूर्ण किए बिना ही अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसे बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आता है बच्चों, 1951 में बाल मृत्यु दर कितना था, 146
देखो कितना ज़्यादा था। और 2011 में देखा जाए बाल मृत्यु दर कितना है, 41.4। 1000 जीवित बालकों में से 1000 जीवित बालकों में से 41.4 जो है ये बाल मृत्यु दर है। तो भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर का प्रमाण ऊंचा होता है। अगर विकसित देश के साथ तुलना किया जाता है, हमारे देश का दूसरे देशों के साथ तुलना किया, जो हमसे ज़्यादा धनी देश हैं उनके साथ तुलना किया जाता है, तो हमारे देश का बाल मृत्यु दर अधिक है। भारत में 1951 में बाल मृत्यु दर 146 था, जो 2011 में घटकर कितना हो गया, 41.4। यह दर काफ़ी ऊंचा है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारण गरीबी, बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारणों में गरीबी, पुत्र जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, दो बालकों के बीच का कम अंतर इत्यादि है, जिसके कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म लेने के प्रति विशेष रहता है, जो ऊंचे जन्म दर में परिणित हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 2 नंबर में कभी आए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बाल मृत्यु दर ऊंचा होने का क्या कारण है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारणों में क्या क्या होता है, क्या समावेश होता है। गरीबी आती है, अगर बाल मृत्यु दर जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे गरीबी आएगी। पुत्र जन्म की उपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव होगा, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण ज़्यादा होगा, पालन पोषण की प्राचीन मान्यता रहेगी, अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं और 2 बालकों के बीच का अंतर इत्यादि के कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष रहता है, ऊंचे जन्म दर में परिणित हो जाता है। ये जनसंख्या इसके कारण जो देश की हमारी जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हुआ बेटा आप लोगों का आज आर्थिक परिबल। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आय के आधार पर जनसंख्या वृद्धि, नहीं, आर्थिक परिबल के आधार पर जनसंख्या वृद्धि। अगली पॉइंट है बेटा आपका अन्य परिबल। अन्य परिबल में आता है ऊंचा प्रजनन दर। ऊंचा प्रजनन दर वर्ष दौरान 15 से 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में प्रति 1000 स्त्रियों की कोख में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। ये भी याद कर लेना आप, 15 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों में 1000 स्त्रियाँ, तो 1 वर्ष के दौरान, वर्ष दौरान 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच उम्र वाली स्त्रियों को 1000 स्त्रियों की कोख में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। ये प्रजनन दर है। भारत में जनसंख्या ढांचे की एक विशेषता ऊंचा प्रजनन दर है। तो हमारे देश में विशेषता रही है कि हमारे देश में प्रजनन दर क्या पाया जाता है, ऊंचा हमेशा पाया जाता है। भारत की जनसंख्या ढांचे के अनुसार प्रजनन दर ज़्यादा पाया जाता है। बालक को जन्म दे सके ऐसी 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में विशेषता की जांच करें तो 1961 में इस आयु के वर्ग में निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी। कितनी थी बेटा? 6 थी। एक 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के संदर्भ में विशेष अगर जांच करते हैं तो 1961 में इस आयु वर्ग में निहित महिलाओं के लिए औसत जीवित बालकों की संख्या 6 थी, जो 2011 में घटकर कितनी हो गई? 3 हो गई। 1961 में बताया जा रहा इस आयु वर्ग में, इस आयु वर्ग का मतलब 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच महिलाओं के लिए औसत जीवित जनसंख्या की संख्या अगर देखा जाए, औसत निकाला जाए तो कितना हो रहा है? 1961 में 6 थी, 2011 में घट करके 3 हो गई। लेकिन यह प्रमाण भी ऊंचा माना जाता है। औसत जीवित बालकों के जन्म में प्रमाण के लिए मुख्य 2 परिबल जिम्मेदार हैं। कौन कौन से बेटा 2 परिबल जिम्मेदार हैं? पहला है भारत में कम उम्र में होने वाले विवाह के कारण। ऊंचा जन्म दर होने का कारण क्या है कि भारत में कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो महिलाओं में मातृत्व
महिलाओं में मातृत्व धारण कर सकने का प्रमाण लंबा पाया जाता है। मातृत्व का समय, मातृत्व धारण करने का समय जो होता है वो लंबा पाया जाता है, पहली पॉइंट। दूसरा होता है मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत कम है। मातृत्व धारण कर सके, मातृत्व धारण कर सके ऐसी महिलाओं में अविवाहित महिलाओं का प्रमाण अत्यंत क्या है, कम है, इसमें कम पाया जाता है। दूसरी बात है बेटा इसमें परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन, दूसरी पॉइंट है परिवार नियोजन जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन अर्थात परिवार नियोजन उसे कहते हैं आयोजित प्रयास द्वारा मातृत्व और पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना तथा दो बालकों के बीच समय मर्यादा निर्धारित करना, ये बोला जाता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कहते हैं। भारतीय समाज में व्यापक गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज तथा धार्मिक मान्यताओं के साथ शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ है। किसके कारण? भारतीय समाज में व्यापक गरीबी पाई जाती है। व्यापक गरीबी के कारण, सामाजिक रीति रिवाज के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण, शिक्षा के नीचे प्रमाण के कारण परिवार नियोजन के कार्यक्रम में अवरोध पैदा हुआ है। इसके अलावा परिवार नियोजन से संबंधित विविध साधनों की जानकारी और इन साधनों का अपर्याप्त प्रमाण भी जन्म दर को ऊंची सपाटी प्रदान करता है, इसलिए भी जनसंख्या अधिक बढ़ती है। परिवार नियोजन के साधनों का अभाव होता है। परिवार नियोजन अर्थात आयोजित प्रयास द्वारा मातृत्व और पितृत्व द्वारा परिवार को समझदारी पूर्वक मर्यादित रखना और दो बालकों के बीच समय मर्यादा निर्धारित करना, इसको बोला जाता है परिवार नियोजन। तो ये रहा है आपका आर्थिक परिबल और अन्य परिबल। आज हमने आपको बताया आर्थिक परिबल, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और अन्य कारण। ठीक है। अब कल वाले में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि नीची वृद्धि दर का कारण, ये बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।